मैं नाश्ते की टेबल पर बैठा था, लेकिन मेरी नज़रें नाश्ते पर नहीं बल्कि मेरी भाभी पर जमी हुई थीं। आन के कमर तक लहराते बालों से पानी टपक रहा था और यही पानी उनके गुलाबी लिबास को और पार कर गया था। मैं चोर निगाहों से बार बार उनके वजूद को तक रहा था। शायद ये मेरी उम्र का तकाजा था कि मैं चाहकर भी अपनी भाभी के दो अच्छा हसन को नज़रअंदाज न कर सका था, जबकि मैं अपनी खाला की बेटी अरूसा से बेपुनाह मोहब्बत करता था। लेकिन भाभी को देखता तो पल भर के लिए अरूसा को भूल जाता। भाभी का हसन ही ऐसा था कि निगाहों को खैरा कर देता। कभी कभी तो मुझे अपने भाई पर हैरत होती कि कैसे वो अपनी इतनी हसीन बीवी को छोड़कर 7 समंदर पार जा बैठे हैं। वो अक्सर सुबह ही सुबह नहाकर अपने कमरे से निकलती थीं और उनका सोगवार हसन देखने वालों को मबहूत कर देता था। उनके अंदाज से ऐसा लगता था जैसे सारी रात जागती रही हूँ और बहुत थकी हुई हूँ। और यही बात मुझे बहुत हैरान कर दिया करती थी, क्योंकि मेरा भाई तो परदेश में बैठा हुआ था, तो फिर भाभी हर रात ऐसा किया करती थी जो इतनी वाज़ेह थकन उनके चेहरे पर नज़र आती थी। और इतने सर्द मौसम में भी वो नहाकर ही अपने कमरे से निकलती थीं। ये बात मैं आज तक समझ नहीं पाया था। जो भी था, भाभी की खूबसूरती से इनकार नहीं किया जा सकता था। भाभी आज भी सुबह होते ही बावर्ची खाने में इमा का नाश्ता बनाने में मगन थीं और मैं अपनी नज़रें भाभी के वजूद पर से हटा ही नहीं पा रहा था। भाभी ने शायद इस बात को महसूस नहीं किया था कि मेरी नज़रें इन पर टकी हुई हैं। वो बड़ी ही फिरती से जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने और टेबल सजाने में मसरूफ़ थीं। वो जितनी देखने में खूबसूरत थीं, घर के कामों में उससे भी 4 हाथ आगे थीं। कभी उमा को कोई शिकायत न होने देते। आमा के उठने से पहले ही वो घर का अच्छा खासा काम निपटा चुकी होते और उसी लिए अम्मा भी उनसे खुश रहती थीं। अम्मा के कमरे का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई तो भाभी ने बड़ी तेज़ी से गले में हार की तरह झूलते 2 पट्टे को फैलाकर अच्छी तरह से सिर से ओढ़ लिया था। ऐसा उन्होंने उमा के एहतराम में न किया था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वो अपने गीले बालों को छुपाना चाहती हूँ, और उनकी इस बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। मैं उनका दीवर होकर उनके सामने बैठा, उनके भेगते वजूद को तक रहा था, लेकिन इस वक्त उन्होंने अपने आप को छुपाने की कोशिश नहीं की थी, मगर उमा की आहट पर उन्होंने पूरी तरह अपने आप को दोपटे में छुपा लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को उमा की नज़रों से छुपाना चाहती हूँ। क्या वो उमा से अपने गीले बालों को छुपाना चाहती थीं? मगर क्यों? आज पहली बार मैंने उन्हें गौर से देखा था और वो मुझे इमा से कितराती हुई नज़र आ रही थीं। उम्मा के आते ही मैंने अपनी सारी तोजा नाश्ते की जानिब की और दोबारा अपनी भाभी को नज़र उठाकर न देखा। मेरी भाभी एक 24-25 साल की बहुत जवान और खूबसूरत लड़की थी, जिसे कोई भी देखता तो शायद दीवाना हो जाता, और यही वजह थी कि जब मैं हर रोज़ उन्हें इस तरह से देखता तो अपने आप पर काबू न रख पाता। मुझे तो ये भी याद न रहता था कि वो मेरे बड़े भाई की बीवी हैं, लेकिन मुझे रिश्तों के तक़द्दस का एहसास था और मैं अपनी इस हरकत पर पशीमा भी होता था कि मैं कैसे अपनी भाभी को छिप छिप कर देख सकता हूँ। मेरा भाई हम बहन भाइयों के खातिर ही तो परदेस बैठा था, अपनी बीवी की जुदाई सह रहा था। मैं कैसे उसकी बीवी पर गलत नज़र डाल सकता था, ये ख्याल आते ही मैं अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा होने लगता। अब भी अचानक शर्मिंदगी ने मुझे आ घेरा तो मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करके कॉलेज के लिए उठने लगा। आमा ने मुझे आवाज़ दे के याद दिलाया कि मुझे बैंक से पैसे निकलवा कर लाने हैं। आज 1 तारीख हो चुकी है। मैंने उमा की बात पर सिर हिला दिया। मुझे तो खुद भी उसी तारीख का इंतज़ार रहता था। भाई हमेशा 1 तारीख होते ही
पैसे भेजवा दिया करता था। भाई के पैसों के जिक्र पर भाभी ने चौंक कर पलट कर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा तासर था जिसे मैं समझ नहीं पाया था। उन्होंने एक गहरी नज़र उमा के बाद मुझ पर डाली और दोबारा नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो गई। मैं भी अपना बैग लिए घर से निकल गया और सारा रास्ता यही सोचता रहा कि हसना भाभी की भी किया ज़िंदगी है। शादी के हफ्ते भर बाद ही भाई उन्हें छोड़कर परदेस चले गए थे और इस बात को भी अब दूसरा साल गुजर गया था। वो 2 साल से भाई के बग़ैर हम लोगों में गुजारा कर रही थीं। वह जवान थीं, हसीन थीं, लेकिन शौहर के बग़ैर तो न मुकम्मल ही लगती थीं। भाई बस हर महीने की पहली तारीख को पाबंदी से पैसे भजवा देते और उमा उन सारे पैसों से घर का खर्च करने के बाद मेरी बहनों की शादियों के लिए पैसे जोड़ लेते। हसना भाभी के हाथ तो कुछ भी नहीं आता था। वो तो शौहर की मोहब्बत से भी महरूम थीं। कभी कभी तो मुझे उनसे बहुत ही हमदर्दी होने लगती, क्योंकि उमा ने उन्हें मोबाइल फ़ोन की सहूलत से भी महरूम रखा था। भाई का फ़ोन उमा के पास उठता तो उमा खुद सिर पर खड़े रहकर भाभी से बस कुछ मिनटों की बात करवा दिया करते और भाभी वही सब कुछ कहने पर मजबूर होते जो उमा चाहती थीं। वो भाभी को कभी खुलकर भाई से न ही मोहब्बत का अजहार करने देते थीं और न ही कोई ऐसी बात कि जिससे भाई बेचैन होकर वापस लौट आए। अम्मा चाहती थीं कि जब तक दोनों बहनों की शादियां न हो जाएं, मेरी अच्छी नौकरी न लग जाए, घर थोड़ा सा बड़ा न बन जाए, तब तक भाई लौट कर ना आएं। और मुझे लगता था कि इस सब में भाई भाभी की उद्धी ज़िंदगी निकल जानी है, लेकिन मैं खुद भी इसलिए खामोश था क्योंकि मेरा मुस्तकबल भी भाई के परदेस रहने से ही वाबस्ता था। कॉलेज से वापसी में मैं बैंक से पैसे निकलवा कर घर वापस लौटा तो उम्मा घर में नहीं थीं। वो बाज़ार गई हुई थीं। मैंने सारे पैसे एहतियात से उम्मा की अलमारी में रखे और बावर्ची खाने में अय्या तो हसना भाभी दोपहर का खाना तैयार कर चुकी थीं। मुझे देखते ही कहने लगीं, यावर तुम्हारे लिए खाना लगा दूं। दोपटे से बेनियाज हसना भाभी को देखकर बेअख्तियार ही मेरा दिल धड़कने लगा था। मैं सुबह वाली शर्मंदगी को एक बार फिर फरामोश कर बैठा था और मेरी निगाहें भटकने लगी थीं। ये वो गुनाह था जिसकी मैं 1000 दफ़ा तौबा कर चुका था, लेकिन शायद मेरी तौबा पक्की नहीं थी, उसीलिए हर बार मैं यही गुनाह दोहराने लगता। मैंने हाँ कहते फ़ौरा उनके वजूद से अपनी नज़रें चराएं और वापस डाइनिंग टेबल पर बैठ गया कि कहीं भाभी को मेरी नज़रों की तपिश का एहसास न हो जाए। थोड़ी ही देर में भाभी मेरे साथ अपना भी खाना ले आई। अब की बार वो दोपटे में थी। शायद बावर्ची खाने में काम करने की वजह से उन्होंने दोपटा उतारा हुआ था। वो मेरे साथ बैठकर खाना खाते हुए मेरी पढ़ाई के बारे में सवाल जवाब करने लगीं और फिर अचानक ही भाभी ने एक ऐसी बात कही कि मैं चौंक उठा। मैंने हैरानी से भाभी की तरफ देखा तो वो झेंप गईं और कहने लगी कि मेरे कहने का ये मकसद नहीं था यावर, शायद तुमने गलत मतलब ले लिया है। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि तुम्हारे भाई को गए 2 साल हो गया है। मैं कब तक यूं तनहा रह सकती हूँ? तुम अब जवान हो गए हो, मेरे जज्बात को समझ सकते हो। अपनी बात कहकर भाभी मुझसे नज़रें चराती खाना खाने लगी थीं और मैं हैरान परेशान उन्हें देख रहा था। मुझे भाभी से इस बात की तवक्को हरगज़ भी नहीं थी। उमा के सामने वो बिल्कुल चुपचाप रहती थीं और सीधी साधी सी लगती थीं। मुझे हरगज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि उमा की गैर मौजूदगी में वो मुझसे इस तरह की बात कह देंगी। थोड़ी ही देर में वो खाना खाकर अपने कमरे में चली गईं और मैं उनकी बातों को सोचता रहा।
भाभी की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे अब उनके लिए तन्हा रहना मुश्किल हो रहा है। जो कुछ वो मुझसे चाहती थीं वो इतनी आसानी से और इतनी जल्दी तो हरगिज़ भी मुमकिन नहीं था। इसीलिए मैंने उनकी बात का भी कोई जवाब नहीं दिया था। मुझे ये भी डर था कि अगर उमा को पता चल गया तो क्या होगा। उमा तो किसी सूरत इस बात को बर्दाश्त न करती और भाभी को चोटी पकड़कर घर से बाहर निकाल देती। मैं खाना खाकर अपने कमरे में आ गया और किताबें फैलाकर बैठ गया। मेरे इम्तिहान करीब थे। मैं रात देर तक अपने कमरे में पढ़ाई करता रहा और 1 बजे के वक्त मुझे भूख ने सताया तो मैं अपने कमरे से बाहर निकला और ये देखकर हैरान रह गया कि भाभी बावर्ची खाने से खेरे उठाए दुबे पांव अपने कमरे की तरफ जा रही थीं। भाभी का इतनी रात गए तक जागना और फिर खेरे लेकर अपने कमरे में जाना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा तो यही ख्याल था कि भाभी 11 बजे तक सो जाती होंगी, क्योंकि फिर सुबह भी वो सबसे पहले ही जागती थीं और बावर्ची खाना संभाल लेती थीं। वैसे तो मेरी 2 बड़ी बहनें थीं, लेकिन भाभी के उन्ने के बाद से न ही वो किसी काम को हाथ लगाती थीं और न ही कभी भाभी की मदद करवाती थीं। भाभी अकेले ही सारे घर की जिम्मेदारी उठा रही थीं। इसलिए भाभी को रात के उस पहर जागता देखकर मैं हैरान हो गया। भाभी बड़े खामोशी से खेरे लिए अपने कमरे में गई थीं और इतनी आहिस्तगी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया था कि ज़रा भी चुचरां की आवाज़ पैदा नहीं हुई थी, और उनकी उसी हरकत ने मेरे दिल में तजस्सुस पैदा कर दिया था। आखिर इस कद्र चोरी छपे खेरे ले जाने की उन्हें क्या ज़रूरत पेश आ गई थी, और वो भी रात के उस वक्त। भाभी का रोज़ सुबह नहाकर कमरे से निकलना, उनके चेहरे की थकावट मेरे दिल व दिमाग में अजीब अजीब सवालात पैदा हो रहे थे। मैं उम्र के उस हिस्से में था जहां लड़कों को बहुत सी बातों का इल्म होता है और बहुत सी बातों से नावाकफीत होने की वजह से तजस्सुस उन्हें बेचैन कर देता है। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। मेरी भूख प्यास सब अड़ गई थी। मैं दुबे कदमों भाभी के कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर हाथ लगाया तो वो इंद्र से लाख था। पहले मैंने सोचा कि वापस लौट जाता हूँ, लेकिन फिर दिल में उठने वाले सवालात ने मुझे चैन न लेने दिया और मैं घूमकर घर के पछली तरफ गया, जहाँ बागीचे में एक बड़ी सी खिड़की थी जो भाभी के कमरे में खुलती थी। मेरी खुशकिस्मती थी कि वो खिड़की ज़रा सी खुली हुई थी, और जैसे ही मैंने वहाँ से भाभी के कमरे में झांका तो मेरी चीख निकल गई। मेरी आँखें हैरत से फटी की फटी रह गई थीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उद्धी रात को मेरी भाभी अपने कमरे में यह कर रही होगी। मुझे अब समझ आया था कि क्यों वो इतनी चोरी चपके कमरे के अंदर गई थीं। जो काम वो कर रही थी उनका खौफ ज़िदा होना तो बनता था, मगर ये कैसे मुमकिन था कि बज़ाहिर सीधी साधी नज़र उनने वाली मेरी भाभी रात की तारीकी में ऐसा खेल खेल रही थी। क्या उनसे भाई की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई थी जो उन्होंने ऐसा कदम उठाया था, या फिर कोई और बात थी? इससे पहले कि मैं खिड़की से पीछे हटता, मेरी भाभी की नज़र मुझ पर पड़ गई और मुझे देखते ही उनकी आँखें भी खुली की खुली रह गईं। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। उन्हें हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं रात के उस पहर उनके कमरे की खिड़की से झांक कर उनका सच जान लूँगा। भाभी तेज़ी से मेरी तरफ आईं और मुझे खामोशी से कमरे में अंदर उन्ने का इशारा किया। ये खिड़की इतनी बड़ी थी कि मैं आसानी से खिड़की पलांग कर उनके कमरे में दाखिल हो गया, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। भाभी नाइट ड्रेस में मौजूद थीं और स्याह रंग की उस नाइटी में क़यामत ढा रही थीं। वो अब भी अपने एक हाथ में खेरा पकड़े हुए थीं और उनके हाथ पाँव कँपा रहे थे।
चोरी पकड़े जाने के खौफ से उनकी हालत ख़राब हो रही थी। कमरे में बहुत मामूली सी रोशनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। भाभी ने हाथ पकड़कर मुझे ज़बरदस्ती अपनी बिस्तर पर बैठा दिया और फिर एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मैं हिल गया कि भाभी तो पिछले 2 सालों से हर रात ही सबसे छिपकर अपने कमरे में अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रही थीं, लेकिन जो तरीक़ा उन्होंने अपनाया था वो इंतहाई गलत था। अगर किसी को भी इस बात की भनक लगती तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता। आमा तो शायद खड़े खड़े उन्हें घर से ही बाहर निकाल देती। घड़ी रात का 1 बजा रही थी। मेरी ज़बान को ताला लगा हुआ था। मैं हक्का बका भाभी के कमरे के हर मंज़र को देख रहा था। भाभी मेरे कदमों में बैठ गई थी। वो हाथ जोड़कर मुझसे इल्तजा करने लगी कि मैं उनका सच किसी को भी न बताऊं। अगर यह बात इस 4 दीवारी से बाहर निकली तो उनकी बहुत बदनामी होगी और हर कोई उन्हें ही कसूरवार समझेगा, जबकि सच तो ये है कि वो बेकसूर हैं और उन्होंने जो कुछ भी किया वो जज़्बात के हाथों मजबूर होकर किया है। वो चाहती थीं कि ये बात उस कमरे की 4 दीवारी से बाहर न निकले। इनकी आंखों में आंसू थे। वो नम लहजे में कहने लगीं कि मैं कब तक तुम्हारे भाई की जिद्दाई को बर्दाश्त करती, कब तक मैं अपने जज्बात का गला घूंटती। मेरी जवानी के भी कुछ तकाज़े थे, लेकिन इस घर में रहने वाले किसी फ़र्द को मेरी परवाह नहीं थी। इसीलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं मज़ीद अपने जज्बात को दफन नहीं करूँगी, बल्कि अपनी ख्वाहिशात को दुनिया की नज़रों से छिपाकर पूरा कर लूँगी। बस इसीलिए मैंने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाया। मेरा मकसद गलत नहीं था, लेकिन शायद ये तरीक़ा गलत है। मैंने एक गहरी निगाह भाभी पर डाली, जो रात के उस पहर भी चौदहवें का चांद लग रही थीं, और फिर भाभी से कहा कि ठीक है, मैं अब का ये सच किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। पहले तो मेरी बात सुनकर भाभी खुश हुए, लेकिन शर्त के नाम पर घबराकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने भाभी के हाथ में पकड़ा, खेरा उनके हाथ से लिया और मुस्कुराकर उनसे कहा कि अब को भी मेरी ख्वाहिशात का ख्याल करना होगा। अगर अब मेरे मन की मुराद पूरी कर देंगी तो मैं कभी ये राज किसी को नहीं बताऊंगा। और फिर मैंने कुछ झिझकते हुए उनके आगे अपनी ख्वाहिश बयान कर दी। जो भी था वो मेरे बड़े भाई की बेवी थीं, इसीलिए मुझे उनके आगे अपने दिल की बात रखने में कुछ हचकचाहट पेश आ रही थी। मेरी बात पर भाभी के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आ गई और वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारी हर शर्त कबूल है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। जो तुम चाहोगे वैसा ही होगा। भाभी की बात पर मैं खौल उठा था। वो रात मैंने भाभी के कमरे में ही गुजारी और फिर सुबह के करीब में दिबे पाँव भाभी के कमरे से बाहर निकल आया था। यह राज भाभी के बाद अब मेरे दिल में दफन था कि हर रात भाभी दुनिया की नज़रों से छिपकर क्या गिल खिला रही थी। क्यों हर सुबह वो इस कदर थकी हुई महसूस होती थीं। इस रात के बाद से दिन तेज़ी से गुजरने लगे। मैं हर सुबह भाभी के भीगे बालों को देखता तो मुस्करा देता। कभी कभार तो मैं खुद भी रात को भाभी के कमरे में चला जाया करता। अब मैं बहुत अच्छी तरह जानता था कि भाभी के भीगे बालों के पीछे क्या वजह छिपी हुई है, और वो जब भी मेरी उमा से अपने बालों को छुपाते तो मुझे हंसी आने लगती कि मेरी उमा भी किस कदर भोली हैं, जो भाभी का सच नहीं जान पाई थीं। दिन ऐसे ही तेज़ी से गुज़र रहे थे और इस बात को तकरीबा 2 महीने हो गए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक रात जब मैं भाभी के कमरे से निकल रहा था, मेरी उमा न जाने कैसे वहाँ पहुँच गई और उन्होंने मुझे भाभी के कमरे से निकलता देख लिया। घड़ी रात के 2 बजा रही थी और इस वक्त मेरा भाभी के कमरे से बाहर निकलना उमा को खटका गया था।
उमा ने फ़ौरा गुस्से से मुझसे पूछा कि तू आधी रात को अपनी भाभी के कमरे में क्या कर रहा था। उनके चेहरे पर गुस्से से लालियाँ की गई। याला मुझे कुछ समझ न आ रहा था कि मैं अम्मा को क्या जवाब दूं, और फिर मैंने घबरा कर कह दिया कि मेरे सिर में दर्द था, मैं भाभी से गोली का पूछने आया था। अम्मा ने सख्त निगाहों से मुझे देखा और कहने लगी, ला दुखा कौन सी गोली दे दी तेरी भाभी ने। मेरे हाथ तो खाली थे। मैंने फ़ौरा कहा कि नहीं, अम्मा भाभी के पास गोली नहीं थी। आमा को मेरी बात पर हरगज़ भी यकीन न आया और आगे बढ़कर उन्होंने भाभी के कमरे के दरवाजे को बजा डाला। भाभी को लगा कि शायद मैं ही हूँ और उसी लिए उन्होंने बेधड़क कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। कमरे के अंदर के मंजर को देखकर उमा की आंखें खुली की खुली रह गई थीं, क्योंकि इंदर जो कुछ था वो उमा के वहम व गुमान में भी नहीं था। अमा गुस्से में तेजी से कमरे के अंदर गईं और चीख कर कहने लगीं, ये सब क्या है? तुम लोग उधी रात को क्या गल खुला रहे थे? हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में मेरी नाक के नीचे ये सब करने की? इससे पहले कि मैं या भाभी कोई जवाब देते, कमरे में मौजूद तीसरे नफूस ने धीरे से उमा की बात का जवाब दिया था कि उमा पहले सुकून से पूरी बात सुन लें, फिर ही गुस्सा कीजिएगा। लेकिन उमा तो हत्थे से अखड़ गई और कहने लगी कि मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उमा से ये बात बर्दाश्त न हुई थी कि अपने जिस बेटे को वह परदेश में समझती थीं, वो बेटा रात के उस पहर अपनी बीवी के साथ उसके कमरे में मौजूद था। जब पहली बार मैंने ये मंज़र देखा था तो मेरी भी ऐसे ही चीख निकली थी कि भाभी और भाई दोनों कमरे में बैठे थे। भाई खाना खा रहे थे और भाभी बहुत मोहब्बत से अपने हाथों से भाई को उनका पसंदीदा खीरा खुला रही थीं। मुझे भी ऐसा ही झटका लगा था कि मेरा भाई परदेश में नहीं बल्कि मेरे ही घर में कैसे मौजूद है, और अब उमा का हाल भी ऐसा ही था। भाई ने बड़ी मुश्किल से उमा को काबू किया और बिस्तर पर बैठा दिया। भाभी की तो आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब ये सूरत हाल कैसे काबू में आएगी। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। आमा की चीख पुकार पर मेरी दोनों बहनें भी वहीं चली आई थीं और हर कोई भाई को देखकर हैरान रह गया था। बाटी सुआबे गया था। भाई उमा के कदमों में बैठ गया और बहुत मोहब्बत से उमा को समझाने लगा कि उमा, मैंने आपसे कहा था मैं परदेश नहीं जाना चाहता, मैं अपनी बीवी के साथ रहना चाहता हूँ। परदेश की ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। वहाँ इंसान दुख बीमारी में बिल्कुल तन्हा रहता है, और वैसे भी मैं अपनी बीवी के बग़ैर नहीं रह सकता था। लेकिन अपने मुझ पर इतना ज़्यादा दबाव डाला कि मैं इनकार न कर सका। मेरे जाने में बस 2 ही दिन बाकी रह गए थे कि जब एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से मुझे नौकरी की ऑफ़र हुई, और ये बात मैंने आपको बतानी चाही तो अपने सख्ती से कह दिया कि नौकरी करनी है तो परदेश में ही करनी है, जबकि यहाँ भी मेरी तनख्वाह बहुत ही अच्छी थी, मगर आपको तो बस परदेश के पैसे की लालच थी। इसीलिए मैंने झूठ का सहारा लिया और किसी को भी ये ना बताया कि मैं परदेश नहीं जा रहा हूँ, बल्कि यहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। यह बात सिर्फ हंसना जानती थी, और वो भी उसी लिए इस झूठ में मेरा साथ देने के लिए राज़ी थी, क्योंकि वो भी मेरे बग़ैर नहीं रहना चाहती थी। और माँ, मैंने हुस्ना से शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं उसे यहाँ तन्हा छोड़कर खुद 7 समंदर पार जा बैठूं। मियाँ बीवी की ज़िंदगी एक दूसरे से ही बनती है। अगर इस घर और बहन भाइयों को लेकर मेरी कुछ जिम्मेदारियां थी, तो हसना को लेकर भी मेरे कुछ फ़राइज़ थे और मैं उन्हें भी पूरा करना चाहता था, लेकिन अब ये बात समझना ही नहीं चाहती थी। उसी लिए
میں نے ایک فلیٹ کرائے پر لیا اور خاموشی سے یہی نوکری کرنے لگا۔ میں نے اپنے آپ کو دنیا کی نظروں سے چھپا لیا اور رات کو حسنہ سے ملنے کے لیے چھپ کر گھر چلا آتا۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں گھر کے سبھی لوگوں سے ملاقات کروں، لیکن اب کے خوف سے میں ایسا کر نہ سکا۔ اور پھر ایک رات یاور کو میرا سچ پتہ چل گیا تو وہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے چھپ چھپ کر کمرے میں آنے لگا۔ بھائی روتے ہوئے کہنے لگا، اما میں اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوں۔ میں نے کبھی پیسے بھیجنے میں کوئی ناغہ نہ کیا، بلکہ ہمیشہ پوری محنت اور ایمانداری سے پیسے کما کر اپنے بہن بھائیوں کے لیے اکاؤنٹ میں ڈلواتا رہا۔ مگر میں کیا کرتا، میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہنا چاہتا تھا، اور اسی لیے میں نے اب لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر دیا۔ بھائی ہاتھ جوڑ کر اماں سے معافی مانگ رہا تھا، اور اماں بھی روئے چلی جا رہی تھی۔ اور پھر جب ان دونوں نے رو کر اپنا دل ہلکا کر لیا تو اماں نے بھائی کو سینے سے لگایا اور کہنے لگی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے تجھ پر بہن بھائیوں کی ذمہ داری ڈال دی اور تجھ سے تیری زندگی اور جینے کا حق چھین لیا۔ میں بھول گئی تھی کہ میں حسنہ کو یہاں بہو نہیں بیٹی بنا کر لائی تھی، اور میں نے اسے ہی تجھ سے دور کر کے اس کی زندگی کو بے رنگ کر دیا۔ اب تجھے چھپ چھپ کر گھر اننے کی ضرورت نہیں ہے تو بھی ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گا۔ مجھے تیری پردیس کی کمائی نہیں چاہیے۔ میں بھی اپنے بیٹے بہو کو اب ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ آما کی بات پر بھائی بھابھی کا چہرہ کھل اٹھا تھا اور میں بھی خوش ہو گیا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں بھابھی نے مجھ سے کیا وعدہ بھی پورا کیا اور میری شادی خالہ کی بیٹی عروسہ سے طے کروا دی۔ اج ہم سب ایک چھت کے نیچے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اماں کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ کمائی پردیس کی ہو یا اپنے وطن کی، اگر اس میں برکت ہو تو انسان کی زندگی میں خوشیاں آ ہی جاتی ہیں۔ اب لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا مردوں کو اپنی بیویوں کو تنہا چھوڑ کر پردیس جانا چاہیے؟ میرا مشاہدہ تو یہ ہے کہ پردیس جانے والے مردوں کا پورا خاندان تو سیٹ ہو جاتا ہے، لیکن دونوں میاں بیوی کی زندگی ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جاتی ہے۔